नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज समान विज्ञान का हम क्लास लेकर आए हैं जो कि इसमें व्याख्या सहित है, ठीक है? आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या खास है आज। किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से पीडीएफ मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन करके वहां से देख लीजिएगा। पहला सवाल है कि अस्पंज क्या है। बायोलॉजी से सवाल है कि अस्पंज क्या है। तो अस्पंज आप जानते होंगे कि एक ही क्या है, एक जीव है। किस प्रकार का जीव है, चलिए आगे बताते हैं। अस्पंज एक जलीय जीव है जो पोरीफेरा फाइलम का सदस्य है। किसका सदस्य है? पोरीफेरा फाइलम का सदस्य है। झिल्ली नुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। किसमें? अस्पंज में। अस्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, संवहन तंत्र का अभाव होता है। जो अस्पंज है आपका, उसमें ये चीज नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और संवहन तंत्र, ये चीज नहीं होता है अस्पंज में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेड रोट रोग किसमें पाया जाता है? रेड रोट जो रोग है वो किसमें पाया जाता है? धान, गन्ना, सरसों या गेहूं में? तो रेड रोट जो है ना, ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? गन्ना में पाया जाता है। रेड रोट किसमें पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा व्याख्या कि रेड रोट से वो रोग गन्ने में होता है जिसमें पत्तियां गिर जाती है। क्या करती हैं? जो रेड रोट अगर बीमारी हो गया है तो उसमें क्या करती है, पत्तियां गिर जाती है, सिकुड़ जाती है और पीली हो जाती है। इसका प्रभाव मुख्यतः तने में होता है। यह एक कवक जनित रोग है। कैसा रोग है? ये एक कवक जनित रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल जल्दी जल्दी करेंगे, सवाल प्रयास करेंगे ताकि आपका समय बचे, ठीक है। चलिए, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। बहुत ही आसान सवाल है कि इमली में जो अम्ल होता है ना, इमली खाए हैं, कैसा लगता है? मीठा? नहीं, खट्टा लगता है। तो कौन सा अम्ल है इसमें पाया जाता है? इसमें जो अम्ल है आपका, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इमली व अंगूर में टार्ट्रिक एस अम्ल पाया जाता है। संतरा में बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में और टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब, आड़ू, चेरी, खुबनी, तरबूज में मौलिक एसिड जो इसमें है वो सिरका, एसिटिक एसिड इत्यादि पाए जाते हैं। किसमें? ये जो है एसिड जो है इथी सेब, आड़ू, चेरी, खुबनी, तरबूज में मौलिक एसिड में क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चौथा सवाल है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं। यह इंगित क्या करता है? जैसे किसमें विषाणु होता है, विषाणुओं में क्या आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता है, तो हमें क्या इंगित करता है? क्या हमको मिल करने में होता है? मतलब है कि ये बताना चाहता है कि इन विषाणुओं में अनुवांशिक सूचना यानी आरएनए द्वारा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इन जो विषाणु है ना, इनमें अनुवांशिक सूचना जो है ये विषाणुओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानिए तो आपको पता चल जाएगा। जननिक पदार्थ के आधार पर यह दो भागों में विभाजित है। जैसे पहला है कि एडिनोवायरस डीएनए के उपस्थित और रेट्रोवायरस आरएनए की उपस्थित। आरएनए आरएनए विषाणु में आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए जो है में उपस्थित रहती है। में क्या है कि अगर जो है आरएनए विषाणु में क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए में उपस्थित रहती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य या मुफ्त पारगम्य? तो ये आप सुने होंगे या तो जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ये जो है ना कोशिका झिल्ली जो आपकी होता है वो अर्ध पारगम्य होता है। कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है। इसके बारे में जानिए कि यह कोशिका की जो है ना सबसे अगर झिल्ली है तो ये कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है, ये बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है।
अब बात करें प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली तथा अन्य पदार्थों की गति को भी यह रोकता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। किसके द्वारा आ जा सकते हैं? विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है इसमें, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका का विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अगर मान के चलिए ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा चली जाती है। किसके द्वारा चली जाती है? विसरण द्वारा। अगला सवाल, सवाल है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की ये कोशिका बनी होती है, ठीक है। से प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। फॉस्फोलिपिड की झिल्ली दो परतों की बनी होती है जो कोशिका के चारों तरफ रहती है। क्या रहती है? जो कोशिका के चारों तरफ रहती है। ज्यादातर फॉस्फोलिपिड में डाइग्लिसराइड तथा फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। जो कोशिका में क्या ज्यादातर फॉस्फोलिपिड में जो है डाइग्लिसराइड तथा फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं कोलिन कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? कोलिन। पहली बार यह अंडे के योक में पाया जाता है। ये जो है प्लाज्मा झिल्ली आधे पारगम होते हैं, ये पहली बार कहाँ पाया जाता है? तो अंडे के योक में पाया जाता है। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल है कि विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विलुप्त जो जानवर है उसका अध्ययन अगर कर रहा है कोई तो उसको बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पेलियोंटोलॉजी वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विलुप्त जानवरों, पक्षियों, पौधों को अध्ययन करते हैं। मिलियन वर्षों पहले पृथ्वी के अंदर दबे जो मृत जानवर, मरे हुए जानवर है तथा पौधों के शरीर को जीवाश्म कहते हैं। इसमें जीवाश्मों की आयु का भी निर्धारण किया जाता है। यह पर्यावरण तथा जीवों के आपसी संबंधों के क्रमिक अध्ययन में मदद करता है। यह क्या करता है? ये पर्यावरण तथा जीवों के आपसी संबंधों के क्रमिक अध्ययन में मदद करता है, ठीक है। चलिए सवाल है कि बालों का सफेद यानी जो ग्रे हेयर का होना किस वजह से है? किसी का बाल सफेद हुआ है? जी हुआ होगा बहुत कोई का। कि बालों का जो सफेद है, ग्रे हेयर होना किस वजह से होता है? तो किसकी वजह से बालों का सफेद होता है? ये होता है इपिडीमर्ल कोशिका में मेलानिन की कमी से। मेलानिन जो होता है, ये क्या होता है? मेलानिन जो होता है जो आपका तिल है, जैसे कि ये आपका फेस है, ठीक है, चांद सा मुख रहा है, यहाँ पे तिल हो गया, या यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या मेलानिन जो है अधिक हो जाता है, इसके कारण वहां पर काला काला हो जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या किसकी वजह से होता है? तो एपाडीमल कोशिका में मेलानिन की कमी से होने से होता है, ठीक है। चलिए मेलानिन एक जटिल बहुलक है जो अमीनो अम्ल ट्रायोसिन से बनता है। त्वचा तथा बालों की रंगत हेतु मेलानिन उत्तरदायी होता है। त्वचा की कोशिकाओं में मेलानोसाइट कोशिका होती है जो हमारे शरीर में मेलानिन उत्पन्न करती है। जो क्या करती है? हमारे शरीर में जो है यह मेलानिन उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए सवाल है कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त तिलियां साइकिल की क्या बढ़ा देती है? जैसे कि ये साइकिल आपका, ठीक है, ये थी है, ये जो पहिया है, ये तिलियां जो है ये क्या करती है? तो साइकिल की जो पहिया जो तिलियां होती है, साइकिल में प्रयुक्त तिलियां, ये साइकिल को क्या करती है ना, उसका जड़त्व गति जो है बढ़ा देती है, ठीक है। इसका जो जड़त्व गति है वो बढ़ा देती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि साइकिल के पहियों में प्रयुक्त तिलियां साइकिल की जड़त्व गति को क्या करती है? बढ़ा देती है। और जड़त्व की गति के बढ़ने से साइकिल की गति ज्यादा हो जाती है। अगर जड़त्व की गति बढ़ जाएगा तो साइकिल की गति क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है, या सहज आरामदायक हो जाता है कि आराम लगता चलने, ठीक है। चलिए अगला सवाल कि पवन का वेग बढ़ने पर
अगर पवन हवा चल रहा है, ये पवन का वेग बढ़ने पर एक वायु का क्या कम हो जाता है? अगर पवन का वेग बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि वायु को क्या होगा, वायु का दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु का दाब कम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है तो इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से। पहला आप उदाहरण सुनिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। किसी बंद व्यवस्था में जब द्रव के तापमान अपरिवर्तित हो जाए, जैसे कि पानी वगैरह का, पानी जो होता है उसका तापमान अपरिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, बढ़ाते ही स्थिर अथवा दबाव ऊर्जा कम हो जाता है। क्या बोलता है कि अगर पानी का तापमान अपरिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा के बढ़ते ही स्थिर अथवा दबाव ऊर्जा कम हो जाती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। बर्नौली प्रमेय प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी प्रवाहित तरल में जहां वेग अधिक होता है, जैसे कि जहां प्रवाह हो रहा है तरल को, ठीक है, तो तरल अधिक होता है तो वहां दाब कम हो जाता है, और वहां वेग कम हो जाता है, वहां दाब अधिक होता है। ठीक है, ऐसे उदाहरण है चक्रवात व हवा का बहाव भी सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलता है। ऐसे क्या कहता है, हवा का जो चलता है ये क्या बोलते हैं उसको, चक्रवात, तो हवा का जो बहाव है सदैव क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? कौन सा द्रव है जो क्या बोलता है, द्रव जो वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? किसका? केरोसिन, जल, पेट्रोल, एल्कोहल का। तो ये जो है ना, अधिक तीव्र से अगर बात किया जाए तो एल्कोहल का होता है। किसका होता है? एल्कोहल का। यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम होता है वह शीघ्रता से वाष्पीकृत होता है। एल्कोहल का जो क्वथनांक है 79 डिग्री सेल्सियस दिए गए विकल्पों में सबसे कम है, इसीलिए यह शीघ्रता से वाष्पीकृत होता है। ठीक है, चलिए, ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो है इकाई आपका ज्योति तीव्रता की है। किसका है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ज्योति तीव्रता की जो है ये ल्यूमेन इकाई होता है। ठीक है, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है जो ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा के बराबर होता है। क्या बोलता है कि ल्यूमेन ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है, एसआई मात्रा क्या है? ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रडार। रडार के आविष्कारक कौन है? बताइए, याद है रडार के आविष्कारक? वो रडार नहीं कि हमारा रडार में, मतलब उसको रडार जो उसको बोलते हैं, मतलब क्या है कि सब देश अपना लगा कर रडार रखता है कि कौन सा पास होगा, कौन सा किस चीज आ रहा है उधर से, ये रडार बता देगा आपको। तो रडार के जो आविष्कारक है वो कौन है? तो रडार के जो आविष्कारक आपका है कि एच टेलर तथा लियो सी यंग। एच टेलर तथा लियो सी यंग जो है रडार के आविष्कारक है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह लिखा हुआ। अगला सवाल, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ घटता है? किसका प्रतिरोध जो है, अगर किस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो तापमान अगर बढ़ेगा, जैसे कि तापमान बढ़ा तो वो तापमान बढ़ने के साथ घट जाता है। क्या घट जाता है? किसका? ये हो जाता है ना, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ घटता है। क्या करता है? जो तापमान बढ़ने के साथ ये घटता है। विशुद्ध सिलिकॉन पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो सिलिकॉन पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? कम होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि कैथोड किरणें हैं किस प्रकार के? अल्फा कण प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ये विकिरण है। कैथोड किरणें, तो कैथोड जो किरणें सुने होंगे आप लोग, ये होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रवाह होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। देखिए कैसे,
एक कैथोड किरण निर्वात नालिका में इलेक्ट्रॉनों की वह किरण होती है जो इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित विद्युत वोल्टता के सापेक्ष ऋणावेशित यानी कि कैथोड इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार फिर से देखिए कि एक कैथोड किरण निर्वात नालिका में इलेक्ट्रॉनों की वह किरण होती है जो इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होती है, उपस्थित विद्युत वोल्टता के सापेक्षता ऋणावेशित इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के सिरे से धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड एक दूसरे सिरे की ओर विचलन करती है। जैसे क्या, इधर से धन से इधर एक दूसरे की ओर विचलित करती है, याद रखिएगा, यानी इधर इधर ज्यादा जाएगा तो उधर जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह के ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है। आवर्त सारणी में अगर बात करें तो किसी समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे जाइएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि परमाणु का आकार तथा परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा दोनों बढ़ जाता है। क्या होता है, परमाणु का आकार और तथा परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा दोनों बढ़ जाता है अगर ऊपर से नीचे जाइएगा तो। यही चीज यहाँ पर भी लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु का आकार बाएं से दाएं की ओर घटता है और परमाणु का आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे पर यह करता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलिए सवाल है कि पुरानी किताबों के पन्ने का रंग भूरा हो जाता है। जैसे पुरानी किताब देखते हैं ना, कैसे पीला कलर हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है। तो पुरानी किताबों का जो है ना ये पूरा हो जाता है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। पुराने किताबों का पन्नों का रंग भूरा होने का मुख्य कारण जो है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण है। इस घटना को कागज की फॉक्सिंग कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग बोलते हैं। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है। क्या घर पर कौन सा तैयार कर लीजिएगा, इसमें इसमें हो जो है ना, ये चुकंदर को जो है ये घर पर तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि फिनो फिनोल्फथेलिन, लिटमस व मिथाइल ऑरेंज आदि अम्ल आधारित उत्प्रेरक या संकेत केवल प्रयोगशाला में संबंधित रसायनों के प्रयोग से बनाए जाते हैं, जबकि चुकंदर जो है, हल्दी आदि अम्लीय आधारित संकेतक पौधों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि ये सब जो है ना, ये लिटमस मिथाइल ऑरेंज ये सब क्या है, ये प्रयोगशाला में बनता है, जबकि चुकंदर हल्दी वगैरह क्या है अपने घर पर बना सकते हैं। सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम संख्या की है किसमें, सबसे कम संख्या किसका, धातुओं अधातुओं उपधातुओं या किसका। इस जो सबसे कम जो संख्या है ये उपधातुओं की संख्या सबसे कम है। ठीक है, चलिए ऐसे उपधातु वे रासायनिक तत्व होते हैं जिसके गुण धातु और अधातु के बीच पाए जाते हैं। क्या होता है इसका, जिसका गुण क्या है, धातु और अधातु के जो बीच पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। चलिए पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग किसमें किया जाता है। एलपीजी नहीं, पीएनजी बात कर रहे हैं, पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, ये किया जाता है आपका किसमें, बताइए। एक किया जाता है आपका रसोई में। किसमें किया जाता है, ये रसोई में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल प्राकृतिक गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह एक सुरक्षित ईंधन व रिसाव की अवस्था में पीएनजी यानी हवा की तुलना में हल्का होने के कारण जो है, ये क्या करता है, हल्का होने के कारण हवा में फैल जाती है। यह सबसे स्वच्छ ईंधनों में से एक है। जब इसका पूर्ण दहन होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, जब इसका दहन होता है तो क्या करता है, पूर्ण दहन होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का और जल का वाष्प का यह उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए यानी कि ये जो है ये क्या करता है, सबसे स्वच्छ ईंधन है।
रेडियम की खोज किसने की? सबसे आसान सवाल। रेडियम की खोज किसने किया? तो रेडियम की जो खोज है ना, ये किए थे आपके पियरे और मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी, इसको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसको, नोबेल मैरी क्यूरी को। आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का अंतिम तत्व रेडियम का प्रयोग एक्टिव तत्वों के मुख्य स्थान है। इसकी खोज पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने 1898 में की थी। यूरेनियम शुद्धिकरण से प्राप्त 88 परमाणु संख्या वाले रेडियम का प्रयोग चमकने वाले पेंट, घड़ी के डायल, विमानों के स्विच, न्यूक्लियर पैनल आदि के पर किया जाता है। ठीक है, जिसका कौन किया था? ये पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो, क्या चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके अनुसार हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को एक बार फिर से जोहार।